गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर शिखा चावला है और मैं पटेल हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो आज हम कैंसर के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसका थीम है क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब है कि जो कैंसर रिलेटेड सुविधाएं हैं वो सारों को इक्वली मिलनी चाहिए। हेल्थ कम्युनिटीज़ को आपस में ऐसे काम करना चाहिए कि हम हेल्थ केयर में प्रोग्रेस कर सकें। हर इंडिविजुअल अपनी अपनी तरह से इसमें हेल्प कर सकता है। कैंसर असल में है क्या? कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है। हमारी बॉडी में कई सारे सेल यानी कोशिकाएं होती हैं। समय सिर उनकी डेथ प्लान्ड होती है। जैसे कि जितने सेल हमारी बॉडी में बनते हैं उतने ही समय के साथ ख़त्म होते रहते हैं। अगर किसी सिचुएशन में ये सेल अनियमित रूप से बढ़ने लग जाएं तो ये कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं। जब ये कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं तो फिर नॉर्मल फंक्शन जो बॉडी का है उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर से घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स अगर आपसे शेयर करें तो हर साल में करीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कैंसर होता है। और इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहते हैं कि अपने लाइफ टाइम में हर 9 में से 1 जने को कैंसर होगा और 2025 तक 12% कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे। पर इसमें एक गुड बात ये भी है कि करीबन 40% कैंसर ऐसे हैं जिनको हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर कर प्रिवेंट कर सकते हैं। 1/3 डेथ्स को हम रोक सकते हैं अगर हम टबैको की या तंबाकू की किसी भी फॉर्म में यूज़ ना करें। फिर बात आई कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कि लोग आकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर हमारे में ही क्यों हुआ। देखिए, रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज़ है या हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है उससे कैंसर हो, बट हमारी संभावना उससे बढ़ जाती है। 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो जिसमें हम कुछ मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। इनमें 2 आएंगे, जैसे कि उम्र पर तो हमारा कोई जोर ही नहीं है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जनरली कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते वो है हमारी जीन्स, जो हमारी जेनेटिक बनावट है। पर सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक फैमिली मेंबर को कैंसर है तो उसके आगे सारी पीढ़ियों में वो कैंसर होगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज कर सकते हैं। और उन रिस्क फैक्टर्स में से क्या आता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है तंबाकू की यूज़, सिगरेट के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, गुटखे के फॉर्म में। इवन हम जो माउथ फ्रेशनर, सुपारी वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी कई दफ़ा हम बहुत देर तक वो चीज़ें खाते रहते हैं, जिसके करके हमें मुंह का, गले का, फेफड़े का, कहीं का भी कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़ है अल्कोहल। अल्कोहल लोग कहते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, बट मुझे पता है कि जब अल्कोहल कोई लेनी शुरू करता है या जिसको उसकी आदत पड़ जाती है तो कोई सेफ लिमिट नहीं होती। मॉडरेशन में भी अल्कोहल ली जाए तो हम उसको भी मना करते हैं। ऐसे ही तंबाकू की भी कोई सेफ लिमिट नहीं होती कि मैं तो सिर्फ 2 सिगरेट पीता हूँ। डिपेंड करता है कि हमने कितनी सिगरेट पी और कितने साल पी, इस पर हम अपनी बॉडी का नुकसान कर बैठते हैं। अगली चीज़ है हमारी डाइट। हमें प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, ऐसी चीज़ें थोड़ी कम खानी चाहिए। प्लांट बेस्ड या होल ग्रेन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो कोशिश करें कि चिकन या फिश या एग ज़्यादा लें, मटन वगैरह थोड़ा कम लें। फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स है, तो हमारा चलने फिरने वाला काम तो ज़्यादा होता नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से वो भी अपने आप में लाइफस्टाइल मॉडिफाई हमको करना चाहिए, उससे भी हमारे कैंसर के चांसेस घटते हैं। मोटापा अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए, स्पेशली यूट्रस के कैंसर के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कभी पहले रेडिएशन लगी हो, जैसे कि पेट में रेडिएशन लगी है किसी चीज़ के लिए और बाद में वो ही आंतड़ियों का कैंसर बन सकती है, बट ये भी बहुत कम परसेंटेज चांसेस होते हैं। लंबे समय से कोई इन्फेक्शन चल रही है, स्पेशली काला पीलिया वगैरह जो कि लिवर में इफेक्ट करता है, वो लिवर का कैंसर कॉज कर सकता है। और एक कॉमनली सुना होगा कि एक वायरस आता है
जिसकी इन्फेक्शन से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। फिर आती है कि हम कब डॉक्टर के पास जाएं। जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेशेंट इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो कुछ टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, बट इसके करके आप अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। मेन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, एक तो लेटरिन पेशाब में कोई भी तरह की गड़बड़ होना, कोई भी ऐसा जख्म है बॉडी में जो कि काफ़ी समय से बढ़ नहीं रहा है, कोई भी खांसी है जो बहुत देर से चल रही है, कोई भी आपकी बॉडी में तिल है या मस्सा है जो कि सडनली बढ़ने लग गया है, कहीं पर भी कोई गठान हो या सूजिश हो जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रही है, खाना खाने में दिक्कत आना, कोई भी आवाज़ में चेंज होना, अनियमित रूप से वजन घटना, लंबे समय से फीवर होना, रात को सोते समय ठंडी तरेलियां आना, ये सारा कहीं से भी ब्लीडिंग होना या रिसाव होना, ये सारे के सारे इनिशियल साइंस हो सकते हैं कैंसर के, बट ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर के साइन हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या अपने पास जो भी लोकल डॉक्टर हैं जिसको कि आप दिखाते रहे हैं, आपको दिखा देना चाहिए ताकि वो आपको सही टाइम पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर कर सके। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली से लेकर चौथी तक। पहली 2 स्टेजेस हम तब कहते हैं जब कैंसर उसी भाग को सीमित है जहां पर कि उसकी शुरुआत हुई है। तीसरी स्टेज में कैंसर अपनी जगह से निकल के आसपास चिपकने लग जाता है। और 4th स्टेज में क्या होता है कि जहां कैंसर है उसके सिवाय वो किसी और हिस्से में भी फैल जाए। मान लीजिए यूट्रस का कैंसर है, अगर तो वो सिर्फ यूट्रस तक सीमित है तो वो पहली या दूसरी स्टेज में होगा साइज के अकॉर्डिंग। अगर वो यूट्रस से निकल के चूल्हे की दीवारों में चिपकने लग गया तो वो तीसरी स्टेज हो जाएगी। लेकिन अगर वो यूट्रस से निकल के फेफड़े में, लंग में, कहीं पेट की गिल्टियों में चला जाए तो वो चौथी स्टेज हो जाती है। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर पेशेंट हमारे पास पहली या दूसरी स्टेज में आता है तो ट्रीटमेंट बहुत इजीली संभव है, कम खर्चे वाला है और लंबे समय तक पेशेंट कैंसर फ्री रह सकता है। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास चौथी स्टेज में आता है तो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं होती, बट हाँ उस वक्त फिर थोड़ी महंगी हो जाती हैं और थोड़ा रिजल्ट हमें कम मिलता है। ट्रीटमेंट हम किन किन तरीकों से करते हैं, 4 या 5 मेन तरीके हैं जिसमें सर्जरी आती है। आजकल जो सर्जरी है वो भी बहुत एडवांस हो चुकी है पहले से। अब हम पूरा ऑर्गन भी नहीं निकालते, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है तो हम सिर्फ गिल्टी भी निकाल सकते हैं, पूरी ब्रेस्ट को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद अगला जो ट्रीटमेंट होता है हमें कीमोथेरेपी का, जिसमें कि हम दवाइयाँ ग्लूकोज के रास्ते शरीर में देते हैं। फिर अगला होता है रेडिएशन, जिसको कि आप आम भाषा में किरणें लगना, बिजली लगना या सेके देना कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेडिएशन का मतलब होता है एक्सरे से इलाज करना। ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, इसमें पेशेंट आके रेडिएशन लगवा के घर चला जाता है। उसमें अपने आप में कोई भी रेडिएशन नहीं होती और पेशेंट को इसका कोई दर्द नहीं महसूस होता। उसके अलावा और चीज़ें आती हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। इसमें इस तरह की मेडिसिन दी जाती है जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स पर असर करे और नॉर्मल सेल्स को बचा ले। बट कैंसर हो ही क्यों? तो हम कैंसर से पहले कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जब पेशेंट को भी सिम्टम भी नहीं आया होता। नॉर्मल पॉपुलेशन में जब हम टेस्ट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इसके सिम्टम्स को पकड़ सकें, तो उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक्चुअली कैंसर बड़े ट्यूमर वाले फॉर्म में बनने से पहले ही पकड़ा जाए। हर कैंसर में ये संभव नहीं होता। कुछ 3 या 4 कैंसर्स हैं जिनमें हम स्क्रीनिंग करते हैं या समय से पहले टेस्ट करते हैं ताकि इसको बढ़ती हुई स्टेज में जाने से बचाया जाए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट का कैंसर। ब्रेस्ट का कैंसर काफ़ी कॉमन है और इसमें हम लेडीज़ को यूजली सिखाते हैं कि अपनी ब्रेस्ट की जांच, जिसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो महीने में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। आपको डॉक्टरी जांच 1 बार साल में करा लेनी चाहिए अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है।
45 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक मैमोग्राफी हर साल में होनी चाहिए और 55 साल के ऊपर अगर आपकी सारी मैमोग्राफीज नॉर्मल आती रही हैं तो 55 साल के ऊपर आप उसको साल में या 2 साल में एक बारी भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें फैमिली में कैंसर रन करता है। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है मदर की फैमिली की साइड पर, तो आपके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के बढ़ जाते हैं, इसलिए इसमें स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला जो कैंसर है जिसमें स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसमें सिंपल सा गायनी वालों से हमको चेकअप कराना होता है और वो बच्चेदानी के मुंह से पानी लेकर टेस्ट कर लेते हैं। ये चेकअप हम शुरू करते हैं जब पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटी या किसी भी फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, उसके साल बाद हमें ये चेकअप्स कराने शुरू कर देने चाहिए। अगर हम पैप स्मीयर का टेस्ट करते हैं जिसमें कि सिर्फ बच्चेदानी के मुंह से पानी लेकर टेस्ट करते हैं, तो हर 3 साल में हमको वो टेस्ट रिपीट कराना चाहिए। उससे भी एडवांस्ड एक टेस्ट होता है जिसको HPV का टेस्ट कहते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट है। अगर हम वो टेस्ट करते हैं तो फिर हम हर 5 साल में उसको रिपीट कर सकते हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में इसको करने का बहुत फायदा है बिकॉज ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और महिलाओं में 6% से लेकर 29% तक कैंसर जो हैं वो बच्चेदानी के मुंह के ही कैंसर होते हैं। कैंसर सर्विक्स में हर 1 मिनट में एक लेडी डायग्नोज हो रही है कैंसर सर्विक्स से और हर 2 मिनट में इस कैंसर से किसी ना किसी लेडी की जान जा रही है। तो मैंने आपको जैसे पैप स्मीयर और HPV टेस्ट का बताया, अगर आपकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है और पहले सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आए हैं तो आप अपना चेकअप रोक भी सकते हैं। और अगर किसी लेडी में बच्चेदानी रिमूव हुई है पर कैंसर वाले रीज़न से नहीं, उसको बार बार पैप टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला जो स्क्रीनिंग जिसमें हम कर सकते हैं वो गदूद का कैंसर है। इसमें हम एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको PSA कहते हैं। 50 इयर्स के ऊपर जो मेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि साल में एक बारी आपको अपना PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर बड़ी आंत का कैंसर है जिसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। बड़ी आंत में कैंसर जो होता है वो भी फैमिलीज में रन करता है, तो आमतौर पे 45 इयर्स के बाद हम कहते हैं कि एक लेट्रिन का टेस्ट करा लेना चाहिए देखने के लिए कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, और एक कोलोनोस्कोपी जिससे दूरबीन के रास्ते हम बड़ी आंत की जांच करते हैं। 45 से 50 इयर्स में ये शुरू हो सकती है। कोलोनोस्कोपी हर 10 साल में की जाती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बड़ी आंत की कैंसर की, या पहले से ही कोई डिजीज है जिसमें कि बड़ी आंत में बहुत सारे अल्सर हैं, तो ये चेकअप्स आपको 45 साल की उम्र से पहले शुरू कर लेने चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें बहुत लाभ होता है बिकॉज हम कैंसर को बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब अगर कैंसर हो ही गया है तो फिर हम उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? उसका डायग्नोस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ बायोप्सी का टेस्ट या वहाँ से पानी लेकर जांच करना पड़ता है कि किस तरह के कैंसर सेल हैं। CT स्कैन करना पड़ सकता है, MRI करना पड़ सकता है, और आजकल तो एक नई तकनीक भी आई है जिसको PET स्कैन कहते हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि कैंसर कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। जब कैंसर हमें पता चल जाता है तो उसके बाद उसकी जो स्टेज होती है उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। बट कैंसर को प्रिवेंट ही कर लें तो बेटर है। तो प्रिवेंशन के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, ओवरवेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्वीटेंड ड्रिंक्स नहीं लेनी हैं, रेड मीट्स नहीं खाने हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खानी हैं, अल्कोहल प्रेफरेबली नहीं लेनी है, अगर लेनी भी है तो बहुत मॉडरेशन में। तंबाकू तो किसी भी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। कोई भी आपकी इन्फेक्शन है उसको लंबे समय तक नहीं नकारना है, तुरंत डॉक्टर को जाकर मिलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहती कि ये सारा कुछ करने से पक्का है कि भाई आपको कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर होगा भी तो जल्दी पकड़ा जाएगा और बहुत केसेस में प्रिवेंट भी हो जाएगा। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन करवाना। जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, काला पीलिया की, वो ज़रूर करवानी चाहिए क्योंकि वो हमें लिवर कैंसर से प्रिवेंट करती है। और एक नई वैक्सीन आई है HPV वैक्सीन, जो 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक की लड़कियों को हम लगाते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से
बहुत ज़्यादा बचाव करती है। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो प्लीज़ अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कैंसर की बात करते करते आप सबके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं भी होंगी। सबसे पहली तो गलत धारणा ये है कि जैसे ही कैंसर होता है लोग पेशेंट को अलग बिठाना, अलग खाना शुरू कर देते हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैंसर छूत की प्रॉब्लम ही नहीं है। कैंसर पेशेंट टू पेशेंट हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि आपके घर में माता जी को किसी को कैंसर हुआ तो आप बच्चों को दूर रखिए, उनका खाना पीना सेपरेट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, लोगों के माइंड में आता है कि मुझे कैंसर हो गया, अब तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो एक डेथ सेंटेंस हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में तो पेशेंट को हम 85 या 90% तक क्योर कर सकते हैं कि दोबारा उसमें बीमारी ना आए। थर्ड फोर्थ स्टेज में ये परसेंटेज घट जाती है, लेकिन फिर भी थर्ड और फोर्थ स्टेज में काफ़ी हद तक इलाज संभव होता है। काफ़ी कॉमनली लोग हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुई टेस्ट नहीं करवाना है या पीस टेस्ट नहीं करवाना क्योंकि लोहा लगने से कैंसर फैल जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम टेस्ट करेंगे नहीं तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा ये कैंसर है और किस प्रकार का कैंसर है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसलिए कैंसर का पक्के तौर पे ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जांचनी पड़ती है, वहाँ के पीस टेस्ट की रिपोर्ट लेनी पड़ती है। क्या रेडिएशन पेनफुल है? नहीं, रेडिएशन बिल्कुल पेनफुल नहीं है, क्योंकि ये बिजली, झटका, करंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक्सरेज हैं जो कि उस हिस्से को दिए जाते हैं जहाँ पर रेडिएशन होती है। पेशेंट ओपीडी बेसिस पर ये ट्रीटमेंट करवाता है, आता है और रेडिएशन कराकर चला जाता है। पेशेंट के अंदर भी कोई रेडिएशन नहीं होती कि उसको कुछ घंटे के लिए सेपरेट रखना पड़े। क्या कीमोथेरेपी पेनफुल है? कीमोथेरेपी भी अपने आप में पेनफुल नहीं है, बिकॉज उसमें तो सिंपल इंजेक्शन दिए जाते हैं ग्लूकोज में डाल के। कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि मन भरा भरा रहना, वॉमिट आना, हेयर लॉस एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं इनकी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। और दूसरी बात, ये सारे टेम्परेरी हैं। जब कीमो का कोर्स ख़त्म होता है तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। पेशेंट की बॉडी धीरे धीरे इन चीज़ों से रिकवर कर जाती है। डॉक्टर साहब, क्या अगर मेरी फैमिली में कैंसर है तो ये श्योर है कि मुझे कैंसर होगा? ये भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जेनेटिक जो सिर्फ हैं या फैमिली में रन करने वाले जो कैंसर है वो कुल कैंसर में से 5 या 10% है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर होगा ही। पर हाँ, ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ी जल्दी अपनी टेस्ट कराने या थोड़ी जल्दी अपनी जांच या चेकअप कराना चाहिए, ताकि आप में वो लक्षण आने ना शुरू हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली में तो कभी किसी को कैंसर हुआ ही नहीं, तो मैं तो रिस्क फ्री हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ हमारी जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी अल्कोहल इंटेक पे, टबैको इंटेक पे, हमारी डाइट पे। इसलिए ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके घर में कभी कैंसर नहीं हुआ है तो आपको भी कैंसर नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन आता है कि व्हाई मी, जब किसी को कैंसर होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी रेगुलर जांच करवाते ही नहीं हैं। इंडिया में रेगुलर जांच का कोई प्रोसेस नहीं है, बट हमारे हिसाब से कम साल में एक बार आपको अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट और रेगुलर जांच करवानी चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई लक्षण शुरू हो रहे हैं तो वो शुरुआत में ही पकड़े जाएं। हम आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप सही समय पर अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और सही जगह पर जाकर अपना इलाज कराएं। मैं समझती हूँ कि कैंसर अपने आप में एक खतरनाक वर्ड है, बट अब हम इसको खतरनाक नहीं मानते। और मैं होप करती हूँ कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा और अपने आसपास के लोगों को भी आप इस बारे में जागरूक कर सकेंगे। थैंक यू।